नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम एक आपके समक्ष एक नए निबंध है ना, आचार्य नरेंद्र देव जी का एक नया निबंध युवकों का समाज में स्थान है ना। हमारे समाज में युवकों का क्या योगदान है, महत्व है, क्या स्थान है, इस बारे में आचार्य नरेंद्र देव जी के अनुसार हम देखेंगे। जो बीए, बीएससी, बीकॉम सभी द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है यह निबंध उनके सिलेबस में दिया हुआ है, उनके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिनका अध्ययन उनको करना है। इस निबंध के अध्ययन के पश्चात हम इस निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं, है ना। वो भी दिए इसके साथ, इस वीडियो के निबंध के साथ नीचे प्रश्न उत्तरी भी हम देखेंगे, है ना। तो आज हम देखते हैं युवकों का समाज में स्थान, जो आचार्य नरेंद्र देव जी का निबंध है ना, उनके अनुसार लिखे हैं। सामान्यतः उन समाजों में जहाँ स्थिरता आ गई है ना, सामान्यतः वह समाज जहाँ स्थिर हो गया है, स्थिरता आ गई है, और जहाँ विकास की गति अत्यंत मंद है ना, जहाँ विकास क्या है, बहुत ही धीरे हो रहा है, वृद्धों की सबसे अधिक प्रतिष्ठा होती है ना। वहाँ सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? वृद्ध होते हैं। इसलिए क्या है, वहाँ के विकास में गति मंद हो गई है। ऐसे समाज में वृद्धों का ही नेतृत्व होता है, और उसमें उस समाजों में क्या है, वृद्धों का ही उसमें नेतृत्व होता है ना। उनका अनुभव ही समाज का मुख्य आधार होता है। चीन और भारत के समाज इसके उदाहरण हैं, है ना, जहाँ पूर्वज ही समाज के मुख्य आधार होते चले आए हैं। हमारे पूर्वजों का कहना है कि वह सभा ही नहीं जहाँ वृद्ध नहीं, है ना। सभा तो वही कहलाएगा जहाँ वृद्ध हो। ऐसे समाज की शिक्षा प्रणाली में लोक परंपरा का बड़ा महत्व है। वहाँ शिक्षा के नए प्रकारों की परख का प्रश्न नहीं उठता। जिनकी संस्कृति और जिनका इतिहास प्राचीन है, उनकी यही कथा है। जब तक समाज के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों के परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता, जब तक समाज के आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, तब तक यह अवस्था बनी रहती है। किंतु जब समाज की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसकी जीवित रहने के लिए अपनी पुरानी पद्धति को बदलने के लिए विवश होना पड़ता है, तब उसके सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य भी बदलने लगते हैं। नूतन समाज के आरंभक प्रायः युवक ही होते हैं ना। नूतन मतलब नवीन, नए समाज के जो आरंभक मतलब जो उसको आरंभ करने का प्रायः कौन होते हैं? युवक होते हैं। कम से कम उनके सहयोग के बिना नूतन समाज की प्रतिष्ठा नहीं होती, है ना। नए समाज की प्रतिष्ठा नहीं होती। इसका कारण यह है कि युवक में साहस, शौर्य, तेज और त्याग की भावना अधिक मात्रा होती है ना। अधिक बल होता है, तेज, शौर्य, सब त्याग की भावना होती है उनमें। वह अभी संसार के कीचड़ में नहीं फंसा है, इसलिए वह वस्तु स्थिति की अपेक्षा पर आदर्श के लिए आत्म बलिदान करने के लिए उद्यत हो जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि उसके अभी कोई दृष्टि नहीं बनी है जो उसको समाज की नवीन आवश्यकताओं को समझने से रोके। इसके विपरीत इन आवश्यकताओं का उसे विशेष अनुभव होता है। अतीत से नाता तोड़ने के लिए उसे वह कठिनाई नहीं होती जो वृद्धों को होती है ना। अतीत से नाता तोड़ने में केवल वृद्धों को कठिनाई होती है, अभी के नवयुवकों को नहीं। जिस समाज में ऐसी अवस्था उत्पन्न होने लगती कि वहाँ नए समाज का उपक्रम करने के लिए युवकों का आंदोलन आरंभ हो जाता है और युवक अपनी संस्थाएं बनाने लगते हैं, जब तक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है तब तक किसी समाज में युवक आंदोलन की सृष्टि नहीं करता। युवक आंदोलन का होना न होना पर भी इसी पर भी आश्रित होता है कि उस जाति विशेष का क्या स्वभाव है, उस समाज की परंपरा क्या रही है। यदि लोग समय से सुधार करने में अभ्यस्त हैं, है ना, मतलब सही समय में सुधार कर ले, और उस समाज की परंपरा क्या रही है, यदि लोग समय से सुधार करने के अभ्यस्त हैं और संकट की अवस्था को टालना जानते हैं, तो युवक आंदोलन कदाचित ना हो, है ना। तब युवक क्या है, आंदोलन ना करे। यदि वो सुधार करे समाज में, सही समय में क्या सुधार करना चाहिए, संकट जो आता है उसको कैसे टाला जाए, यह उनको आता हो, तो युवक आंदोलन कभी भी नहीं होगा। किंतु जो क्रांति प्रिय है ना, और जहाँ के समाज नेता काफ़ी दूरदर्शी नहीं हैं तथा अपने कट्टरपन के कारण समझौते के लिए तैयार नहीं हो पाते, वहाँ युवक आंदोलन और संगठन का होना अनिवार्य हो जाता है। साधारणतः समाज को नवयुवकों की प्रशुष्ट शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वृद्ध होने पर वह पुरानी पीढ़ी की स्थान लेते हैं, किंतु जब किसी समाज के जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो जाता है, जैसे कि युद्ध के समय होता
है, तब युवकों की प्रशुष्ट शक्तियों के उपयोग किए बिना संकट टल नहीं सकता। जब कोई आकस्मिक संकट आ जाता है अथवा समाज को नवीन दृष्टि की आवश्यकता होती है, तब युवक शक्ति भंडार का उपयोग ही करना पड़ता है। आज पुराने युग का अंत हो रहा है, हम एक नवीन युग में प्रवेश कर रहे हैं। सारे संसार का यही हाल है। यह संक्रमण काल है। युद्ध के पश्चात जीवन के मूल्य सर्वत्र बदल रहे हैं। पुरानी संस्थाएं जीर्ण शीर्ण हो रही है और उनके आधारभूत विचारों पर से लोगों की आस्था उठते जा रही है। समाज को एक नए दर्शन की आवश्यकता है जो उसका पथ प्रदर्शक हो। यूँ तो प्रत्येक नवीन परिस्थिति के अनुकूल अपना आचरण व्यवहार बदलने का प्रयत्न करता है, किंतु जब तक किसी महान उद्देश्य की गंभीर अनुभूति नहीं, तब तक समाज में सामंजस्य और स्थिरता नहीं आती। उसकी समग्रता नष्ट होने लगती है। इस नवीन दर्शन में नवयुवकों की ही आस्था होती है। उन्होंने ही इन नवीन मूल्यों की सृष्टि किया और उन्हीं को उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। यही कारण है कि सर्वत्र देखते हैं कि नवयुवक समाज का नेतृत्व करने आगे आ रहे हैं। नव समाज में जिसका इतिहास पुराना नहीं है, नवयुवकों का स्वागत होता है और वह शीघ्र ही अधिकारूढ़ हो जाते हैं, किंतु पुरातन समाज में वृद्धों का वही पुराना स्थान अभी भी चला आता है। उसमें युवक के अधिकार स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए नए युग के लाने में देर होती है। युवकों को अपनी कल्पना के बल से नई नीति बनाने का अवसर नहीं मिलता, अतः उनका संतोष बढ़ता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग रचनात्मक कार्य में न कर टीका टिप्पणी और आलोचना में ही नष्ट कर देते हैं। इससे समाज का अहित होता है। यह ठीक है कि पुरानी परंपरा की रक्षा के लिए वृद्धों का रहना भी आवश्यक है ना। प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ते रहने के लिए, याद रखने कराते रहने के लिए वृद्धों का रहना भी समाज में अत्यंत आवश्यक है। यह स्वीकार करना चाहिए कि अब समय आ गया है जब उन्हें युवकों की जिम्मेदारी के पदों पर बैठाना चाहिए। यदि युवकों का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए तो इससे कई लाभ हैं। पहली बात तो यह समझने की है, जो अधिकारूढ़ है उनका कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारियों को आज से तैयार करें, अन्यथा इन वृद्धों के हट जाने पर उनकी जगह लेने वाले योग्य अनुभवी व्यक्ति न मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत के स्वतंत्र होने पर जो बड़ी जिम्मेदारी देश पर आ गई है, उसका भार सहन करने की शक्ति कुछ वृद्धों को छोड़कर अन्य वृद्धों में नहीं है ना। केवल कुछ ही वृद्धों को छोड़कर अन्य वृद्धों में नहीं है। पुनः नूतन समाज की रचना का, नए समाज की रचना का और प्रचलित सामाजिक पद्धति को है ना तोड़ने की युवक में सामर्थ्य है। जो समाज नया उपकरण करना चाहता है और जिसको क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, उसको युवकों का सहयोग अवश्य चाहिए और यह सहयोग युवकों के अधिकार को स्वीकार करके ही प्राप्त हो सकता है। स्वतंत्र राष्ट्र के विद्यार्थियों को हड़ताल करते हम नहीं सुनते, उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। परतंत्र राष्ट्र के विद्यार्थियों राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते हैं, उनको समय समय पर प्रदर्शन हड़ताल करनी पड़ती है। राजा के अधिकारियों के साथ संघर्ष होने से उनकी गोली भी खानी पड़ती है। ऐसे वातावरण में रहने से उनकी एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है, किंतु जब राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है तब यही मनोवृत्ति हानिकारक सिद्ध होती है। राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है कि बदली हुई परिस्थिति में वे ऐसे विधानों और उपायों का अवलंबन ले जिनसे युवकों की मनोवृत्ति बदले और वह अपनी शक्तियों का विनियोग रचनात्मक कार्यों में करें। पहले तो पुराने अभ्यास को छोड़ना कठिन होता है और दूसरे जब समाज के नेता पुरानी वृत्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं ना, वृत्ति मतलब आदत, तब कठिनाई और बढ़ जाती है। पुरानी मनोवृत्ति को बदलने का उपाय युवकों के अधिकार को स्वीकार करना है। यदि आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा का भार अपने ऊपर न लेगी और उसे विकास का अवसर न देगी तो वह इतिहास के सम्मुख दोषी ठहराई जाएगी। राष्ट्र निर्माण का कार्य अभी आरंभ भी नहीं हुआ। प्रत्येक दिशा में हमको प्रगति करना है ना, प्रत्येक दिशा में हमको क्या है, आगे बढ़ना है, प्रगति करना है। शताब्दियों का रास्ता थोड़े वर्षों में तय करना है। जो शताब्दी का दूर करके हम जिसको पा सकते हैं, थोड़े ही वर्ष में हमें तय करना है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए अस्पृश्यता का निवारण और जाति पाति के कठोर बंधनों को तोड़ना भी जरूरी है। लोकतंत्र अभ्यास का विषय है। केवल लोकतंत्र का पाठ पढ़ने से और उसका नारा लगाने से उसकी स्थापना नहीं होती, क्या उस अभ्यास का विषय है ना। इसलिए सहयोग का प्रचार कर सामाजिक संबंधियों को बदलना तथा नई आर्थिक पद्धति को प्रतिष्ठित करना
नितांत आवश्यक है। सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए आज सर्वसाधारण से त्याग की अपील करनी है, किंतु जब तक कोई ऐसा उद्देश्य समाज के सम्मुख नहीं रखा जाता है जिसके लिए लोग श्रम करें, तब तक त्याग की आशा करना व्यर्थ है, बेकार है। इन सब कामों के लिए युवक की आदर्शप्रियता, उसकी निर्भीकता, उसका साहस, उसकी लगन चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम युवकों के अधिकारों को स्वीकार करें। यदि हम इस विषय में अपने कर्तव्य का पालन न करेंगे तो भय है कि हमारा युवक गैर जिम्मेदार न हो जाए। विद्यार्थी समाज की उस श्रृंखला के बदले कोई सार वस्तु नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उससे समाज का अनिष्ट होगा। यह उच्च श्रृंखल युवक के अधिकार को स्वीकार करने से ही दूर होगी। इस संबंध में एक बात और विचारने की योग्य है। युवक शक्ति का भंडार है ना। युवक क्या, हर युवक एक में शक्तियों का भंडार है। जिस परिस्थिति में रहता है उससे वह अत्यंत प्रभावित है। वह भाव प्रवण होता है तथा शूरता दिखाने के लिए किसी अवस्था को छोड़ना नहीं चाहता। यदि उसका समाज स्वतंत्र होने की चेष्टा करता है, इच्छा करता है ना, तो वह उसी में लग जाता है। और यदि समाज सांप्रदायिक युद्ध में लगा है तो वह उसका अगुआ बनना चाहता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो युवक न प्रगतिशील है न प्रतिक्रियावादी। वह किसी भी अन्य काम में लगाया जा सकता है। शर्त यह है कि उसकी भावना पूरी होनी चाहिए और उसे काम का मौका मिलना चाहिए। इसलिए यदि हम युवक की शक्ति के सदुपयोग नहीं करेंगे तो दूसरा उसका क्या है, दुरुपयोग करेंगे। फासिस्ट राष्ट्रों ने युवक की शक्ति के महत्व को समझा और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका दुरुपयोग किया है ना। फासिस्ट राष्ट्रों ने युवकों की शक्ति के महत्व को समझ के क्या उसका दुरुपयोग किया। क्या हम राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए युवकों के अधिकार का स्वीकार नहीं करेंगे? मैं यह जानता हूँ कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य होता है, किंतु आज की परिस्थिति में अधिकार को स्वीकार करके ही कर्तव्य की बात कही जा सकती है। स्थूल सत्य यह है कि आज की किसी भी समस्या का समाधान युवकों के सहयोग के बिना समुचित रूप में नहीं हो सकता है ना। आज भी कोई भी समस्या जो है बिना युवकों के सहयोग से क्या है, समुचित रूप से नहीं हो सकता। यहीं पे क्या है, युवकों का समाज में स्थान समाप्त होता है। निबंध है ना, किनका है, युवकों का समाज में स्थान आचार्य नरेंद्र देव जी का निबंध है, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अब नीचे हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में आने योग्य है ना, जिसका आप अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण हो सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो इसी में लगे हुए हैं। देखते हैं प्रश्न पहला, आचार्य नरेंद्र देव का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हुए भारतीय समाज के निर्माण में उनके योगदान को रेखांकित कीजिए। एक ही जो प्रश्न है जिसके एक ही उत्तर बनते हैं ना, उसे कई तरीकों से उस प्रश्नों को घुमा के पूछा जाता है, जिसके उत्तर आपके सामने एक ही प्रस्तुत होंगे। जितने भी घुमा के जो प्रश्न किए जाएंगे वो भी हमारे वीडियो में है ना। आचार्य नरेंद्र देव का जीवन परिचय दीजिए, है ना। तो उत्तर है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म संवत 1946 में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को सीतापुर में हुआ था। उनका पैतृक घर फैजाबाद में था। उनके पिता श्री बलदेव प्रसाद जी सीतापुर में वकालत करते थे। वकालत के अलावा लेखन में भी उनकी अभिरुचि थी। उन्होंने बालकों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और फारसी में अनेक पाठ्य पुस्तकें लिखी थी। इसके अतिरिक्त उनके अनेक संग्रह ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, है ना। आचार्य नरेंद्र देव के प्रथम गुरु पंडित कालिदास अवाली थे। बचपन में उन पर गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस और महाभारत की कथाओं, सूरसागर आदि का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके घर पर विद्वानों एवं संतों का निरंतर आगमन होते रहते थे। इनमें स्थायी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय उनकी प्रेरणा से इलाहाबाद पढ़ने गए। वहाँ हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहकर उन्होंने अपनी BA तक की शिक्षा पूरी की। उन पर लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद घोष, चाचा हरदास, वीर सावरकर के विचारों का बड़ा गहरा प्रभाव। इसके बाद वे इतिहास पढ़ने कहाँ गए, काशी गए। सन 1915 में LLB के परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य नरेंद्र देव ने फैजाबाद में वकालत प्रारंभ की। सन 1944 में उन्होंने फैजाबाद में होम रूल लीग की स्थापना की। उन्होंने सन 1920 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर काशी विद्यापीठ में आ गए। वहाँ डॉक्टर भगवान दास जी की देख रेख में कार्य करने लगे। सन 1934 में वे श्री
राम मनोहर लोहिया जी के सानिध्य में आए। सन 1942 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के वर्धा आश्रम में रहने का अवसर मिला। उस समय जेल से छूटकर आए थे। सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अल्मोड़ा जेल में रिहा हुए। स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी जी का विचार था कि अखिल भारतीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना है, अतः लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत कांग्रेस को भंग कर कार्यकर्ताओं को सामाजिक संरचना के क्षेत्र में लग जाना चाहिए। परंतु कांग्रेस के बड़े नेता इससे सहमत नहीं हुए। अतः आचार्य नरेंद्र देव जी जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की, कांग्रेस में त्याग पत्र दे दिया और सामाजिक समरूपता तथा सामाजिक संरचना के कार्य में लग गए। आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के विद्वान, विचारक, शिक्षक, लेखक और वक्ता थे। राजनीति में संलग्न रहते हुए भी अध्ययन अध्यापन में आचार्य जी की विशेष अभिरुचि थी। वे तीन विश्वविद्यालय, अवंती लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय और वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। वे बौद्ध धर्म, पाली भाषा, संस्कृत, उर्दू और फारसू के असाधारण विद्वान थे। उन्होंने जीवन भर समाजवादी मूल्यों के लिए कार्य किया। 19 फरवरी सन 1956 को क्षय रोग में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कृषि, अर्थशास्त्र और समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए अनेक मूल्यवान ग्रंथ लिखे। उनके विद्वान मित्रों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्री राम नारायण, श्री चंद्रशेखर आदि महान नेता थे, है ना। प्रश्न दूसरा है, आचार्य नरेंद्र देव ने युवकों के लिए कौन कौन से विचार अभिव्यक्त किए हैं ना अपने निबंध में, स्पष्ट कीजिए। अथवा न युवक भावी भविष्य के निर्माण हेतु आलोक स्तंभ है। इस कथन का तर्क सम्मत समीक्षा कीजिए। युवकों का समाज में स्थान, निबंध का सारांश उद्देश्य लिखिए। अथवा किसी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए युवा शक्ति ही उपयुक्त है। अपने विचार व्यक्त कीजिए। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार समाज में नवयुवकों की क्या भूमिका होनी चाहिए अथवा नवयुवक भविष्य के निर्माता, इस कथन की को समझाइए, है ना। राष्ट्र निर्माण के लिए युवकों को आगे बढ़ने ही होगा, इस कथन की योजना युवकों समाज में स्थान अत्यंत इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए, किसी भी जितने भी हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेक्शन के जितने भी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, उन्हें इतने में से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं जिनके उत्तर एक ही हैं। शक्ति के भंडार होते हैं नहीं, है ना। आचार्य नरेंद्र देव ने इस निबंध में पुरानी पीढ़ी की तुलना नवयुवकों की नई पीढ़ी अधिक महत्व देते हुए कहा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है ना। आचार्य जी के विचार में युवक शक्ति के भंडार होते हैं। उनमें साहस, शौर्य, पराक्रम, सब कुछ दिखाने की भावना, है ना, मतलब सब कुछ कर दिखाने की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे नूतन समाज की रचना करने तथा प्रचलित सामाजिक पद्धति को तोड़ने में समर्थ होते हैं। युवकों के सहयोग के बिना समाज में किसी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। युवक आदर्श, प्रिय, निर्भीक, साहसी, लगनशील होते हैं। युवकों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो परिस्थितियों, परिवेश के अनुकूल अपने बदलने और समायोजित करने में सक्षम होते हैं। वे भाव प्रवण भी होते हैं। उनमें सांसारिक विषयों के प्रति अधिक मोह ममता भी नहीं रहती, इसलिए सामाजिक हित के लिए सर्वोच्च त्याग करने के लिए भी शीघ्र प्रस्तुत होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के विचार में युवकों में पुरानी परंपराएं जर्जर हो गई हैं। रूढ़ियों के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रहती, अतः वे नए दर्शन, क्रांतिकारी विचारों को अपनाने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं, जो नए समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। समाज के सम्मुख ऐसे श्रम में निष्ठा रखने वाले समाज का आदर्श रखा जाए जो आदर्श और व्यवहारिक हो। यह कार्य भी युवक ही कर सकते हैं। वे अपने उदाहरण द्वारा समाज के साधारण लोगों में भी त्याग एवं आत्मानुशासन का भाव जगा सकते हैं। प्रत्येक समाज की भी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आचरण और व्यवहार को बदलने लगता है। इसके बिना सामाजिक समंजस से एकाग्रता नष्ट होने लगती है। यह कार्य केवल नई पीढ़ी के नवयुवकों द्वारा ही संभव है। इसलिए लेखक महोदय ने नवयुवकों को भावी भविष्य के निर्माण के लिए आलोक स्तंभ की संज्ञा दी है ना। प्रश्न तीसरा, युवकों का समाज में स्थान, शीर्षक निबंध का सारांश एवं उद्देश्य लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर देखते हैं। आधुनिक विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों में आचार्य नरेंद्र देव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में आचार्य और कुलपति जैसे सम्मानजनक पदों को सुशोभित करते रहते हैं। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने समाज में युवकों का स्थान निर्धारित करने का प्रयास इस निबंध में किया है। प्रस्तुत पाठ में आचार्य जी ने इस प्रश्न पर विचार किया कि जिस समाज में वृद्ध का नेतृत्व होता है, क्या वह समाज प्रगति कर सकता है। इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि अपने गहन अनुभव के आधार पर परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए वृद्धजनों का समाज से महत्व कम नहीं है, परंतु
उन्हें युवकों के अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। समाज में स्थिरता की जगह गत्यात्मकता और परिवर्तन लाने के लिए नवयुवकों पर भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, इनकी सत्ता भी स्वीकार करनी चाहिए। वृद्ध और नवयुवक के परस्पर सहयोग से समाज प्रगति कर सकता है। नरेंद्र देव की दृष्टि में नवयुवक भविष्य के निर्माण हेतु आलोक स्तंभ है। नूतन समाज की स्थापना हेतु नवयुवक की भूमिका विशिष्ट होनी चाहिए। नवयुवक सांसारिक मोहमाया के दलदल में फंसा है। वह शौर्य, साहस, रोष, त्याग और अदम्य उत्साह के साथ वास्तविक आदर्श के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए भावी भविष्य को आलोकमय बना सकता है। प्रचलित सामाजिक पद्धति को परिवर्तन से जोड़ना आवश्यक है। स्वतंत्र राष्ट्र के संचालन के लिए युवा वर्ग में निर्भीकता, आदर्श प्रियता, साहस, नैतिकता आदि गुणों का समावेश आवश्यक है और इन पक्षों को समायोजित करने में वृद्धजनों का दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। युवकों को राष्ट्र विकास के लिए शूरता और कौशल दिखाने का अवसर देना ही चाहिए तथा जब भी मौका मिले युवकों को इसमें चूकना नहीं चाहिए। युवकों के अभाव में समाज और राष्ट्र का विकास असंभव है। वे भविष्य के निर्माण के आलोक के स्तंभ है, आकाशदीप है। पाठ की भाषा सुबोध तथा गत्यात्मकता है ना, जो गति प्रदान कर रहा है। वृद्ध जन युवकों में सामंजस्य के माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से रचित प्रस्तुत निबंध सार्थक और सफल है। प्रश्न चौथा है, युवकों का समाज में स्थान निबंध का केंद्रीय भाव क्या है ना। उत्तर देखते हैं। इस निबंध के रचनाकार आचार्य नरेंद्र देव हैं। अपने विचारों की मौलिकता, चिंतन की गंभीरता तथा कथन की स्पष्टता के कारण बुद्धिजीवी मनुष्यों के मध्य उनका नाम विशेष चर्चित रहा है। अपने दीप राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर उन्हें भारतीय समाज में जो त्रुटियां दिखाई पड़ी है उनका उल्लेख इस निबंध में किया गया है। वर्तमान पीढ़ी के उत्तरदायित्वपूर्ण नीति के संबंध विचार करने पर उन्होंने कुछ अनुभव किया था उसे युवकों समाज के स्थान शीर्षक निबंध में व्यक्त करते हुए यह घोषणा करते हैं कि जब तक पुरानी पीढ़ी युवकों को असमर्थ, विश्वसनीय, अनुत्तरदायी, नालायक समझती रहेगी तब तक समाज में आदर्श अथवा अभीष्ट की स्थापना नहीं हो सकती। इस निबंध के माध्यम से आचार्य जी ने युवकों को एक मर्यादा अथवा संहिता के अंदर रहने का निर्देश दिया ताकि वे अपने में निहित शक्ति, साहस, तेज आदि से परिचित हो सके। संक्षेप में प्रस्तुत निबंध युवकों और वृद्धों दोनों के लिए पठनीय और मनन करने योग्य है। प्रश्न पाँचवा, आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार युवकों के प्रति राष्ट्र के संचालकों का क्या दायित्व है ना। इस निबंध के अंतिम प्रश्न है। जितने भी निबंध से रिलेटेड प्रश्न उत्तर हैं हम आपके समक्ष वो प्रस्तुत करते जा रहे हैं हर वीडियो में, है ना, जो आपके परीक्षा में आने योग्य है। इसके बाहर से और कोई प्रश्न नहीं किए जाएंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। उत्तर है, आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है कि बदली हुई परिस्थितियों में ऐसे विधानों और उपायों का प्रशस्त करें जिनसे युवकों की मनोवृत्ति बदले और वे सभी शक्तियों का विनियोग रचनात्मक कार्यों में कर सकें। आचार्य जी के विचार में पहले तो पुरानी विचारधारा को छोड़ना कठिन होता है और दूसरी ओर समाज के नेता पुरानी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते, तब कठिनाई और बढ़ जाती है। पुरानी मनोवृत्ति को बदलने के उपाय युवकों के अधिकार को स्वीकार करता है। जब तक नई पीढ़ी आने वाली पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा का भार अपने ऊपर नहीं लेगी, उससे विकास का अवसर नहीं देगी, वह इतिहास के सम्मुख दोषी ठहराई जाएगी। आचार्य जी का यह भी अभिमत है कि युवक शक्ति के भंडार होते हैं, वे बड़े भाव प्रवण भी होते हैं। वे शूरता, पराक्रम दिखाने किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहते। उनकी कामना रहती है कि वे प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करें, अतः उन्हें काम करने के मौके मिलने चाहिए। अतः राष्ट्र के संचालकों का यह परम दायित्व बनता है कि वे युवकों के लिए ऐसी मार्ग प्रशस्त करें जिससे उनके शक्ति का सदुपयोग किया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो दूसरे सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ उसकी शक्ति और कोमल भावनाओं का दुरुपयोग कर लेंगे। ये अंतिम प्रश्न छठवां, समाज के नवनिर्माण में वृद्धों की क्या भूमिका होनी चाहिए, है ना। समाज के नवीन निर्माण जब समाज का किया जाए तो उसमें वृद्धों की क्या भूमिका हो, या आचार्य नरेंद्र देव के निबंध में के आधार पर हमें समझाइए। तो उत्तर है, भारतीय समाज में वृद्धों को बड़ा महत्वपूर्ण है और आदरणीय स्थान दिया गया है। वृद्धों के विषय में कहा गया है कि जिस सभा में वृद्ध नहीं वह सभा नहीं। पर आचार्य जी का विचार है कि जब तक समाज के आधारभूत मौखिक सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता तथा जब तक समाज के क्रांतिकारी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव नहीं होता तब तक नए समाज के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। क्रांतिकारी परिवर्तन में इस कार्य में वृद्ध जन अधिकतर बाधक ही सिद्ध होते हैं, साधक नहीं। इसका कारण यह है कि वृद्ध जन परंपरा प्रिय होते हैं और अतीत के मोह से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। आचार्य जी के मतानुसार
परंपरा की रक्षा के लिए वृद्धों का रहना भी आवश्यक है ना। पुरानी परंपरा को आगे चलने के लिए वृद्धों का भी रहना आवश्यक है, किंतु उनको यह स्वीकार करना चाहिए कि अब समय आ गया है कि उन्हें युवकों की जिम्मेदारी के पदों पर बैठाना चाहिए और युवकों के अधिकारों को स्वीकार कर उन्हें मान्यता देनी चाहिए। आचार्य जी के कथनानुसार वृद्धों को चाहिए कि वे अपनी उत्तराधिकारी को पहले से ही तैयार करना प्रारंभ कर दें। यदि वे ऐसे नहीं करेंगे तो उनके अर्थात वृद्धों के हट जाने पर उनकी जगह लेने वाले अनुभव और योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे। युवकों को दायित्व सौंपने पर प्रश्न पर आचार्य जी लिखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने पर जो जिम्मेदारी उन पर आ गई है उनका भार सहन करने की शक्ति कुछ वृद्धों को छोड़कर अन्य वृद्धों में नहीं है। पुनः नूतन समाज की रचना और प्रचलित सामाजिक पद्धति को तोड़ने को युवक में सामर्थ्य है। जो समाज नया उपकरण करना चाहता है और जिसकी क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है उसको युवकों का सहयोग अवश्य चाहिए। यह सहयोग युवकों का अधिकार को स्वीकार करके ही प्राप्त कर सकता है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, अंतिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस निबंध का कि युवा शक्ति पर निबंध लिखिए। समाज के उत्थान में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में बदलाव युवकों के द्वारा ही आता है। नूतन समाज के आरंभ प्रायः युवक होते हैं ना। नए समाज के आरंभक कौन कौन होते हैं? युवक होते हैं। युवक साहस, शौर्य, तेज और त्याग से परिपूत होते हैं। वह हमेशा आत्म बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। युवक किसी भी नए आंदोलन, नई संस्था के जनक होते हैं। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता होती है। वे अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। युवकों में नेतृत्व क्षमता होती है। वे शीघ्र ही अधिकारूढ़ हो जाते हैं। वे सदैव परिवर्तन के इच्छुक होते हैं, जिसके कारण पुरानी पीढ़ी की आलोचना के केंद्र बिंदु होते हैं। समाज को चाहिए कि युवकों को जिम्मेदारी दें, उन्हें महत्व के पदों पर बिठाएं। पुरानी पीढ़ी को अपने अधिकारी को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। देश की बागडोर संभालने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। युवकों की शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का निर्माण युवकों द्वारा ही होता है ना। सामाजिक बुराइयों कुरीतियों का विरोध भी सर्वप्रथम युवक ही करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवकों को गैर जिम्मेदार एवं उच्च श्रृंखला होने से भी बचाना होगा। उनमें जोश होता है किंतु होश नहीं आता। उनका मार्गदर्शन करना वृद्धों का दायित्व है। अंततः हमें मानना ही होगा कि आज की किसी भी समस्या का समाधान युवकों के बिना समुचित रूप से नहीं हो सकता। एक और प्रश्न है मित्रों, युवकों के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य नरेंद्र इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए कि इसे बहुत प्रकार से प्रश्न करके इसे घुमाकर पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न देखिए, युवकों का समाज में स्थान पाठ के आधार पर युवा शक्ति विषय पर संक्षिप्त निबंध। युवक समाज के आधार स्तंभ हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। नवीन युवक नूतन समाज के आरंभक होते हैं। वे नवीन समाज की प्रतिस्थापना करते हैं। जीवन में कुछ कर गुजरने का अद्भुत जज्बा उनके अंदर होता है। वह हमेशा आत्म बलिदान को उद्धत रहता है। उसे नवीन समाज की आवश्यकता मालूम होती है। वह समाज को बदलने के लिए आंदोलन भी कर सकता है। इसके लिए वह संस्थाएं बना सकता है। वह क्रांति प्रिय समाज सुधारक तो होता ही है, देश के लिए मर मिटने के लिए वह तत्पर होता है। नवीन दर्शन में नवयुवकों की आस्था होती है। यही कारण है कि नवयुवक नव समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। वे शीघ्र ही अधिकारूढ़ हो जाते हैं। युवक जब अधिकारूढ़ हो जाते हैं तो वह अपने उत्तराधिकारी तैयार करना शुरू कर देता है। वह सामाजिक पद्धति को तोड़ने के लिए फौज तैयार कर लेता है। उसे नवयुवकों का साथ भी मिल जाता है। राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए युवकों के अधिकार को स्वीकार करना ही होगा। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। आज की परिस्थितियों में अधिकार को स्वीकार करके कर्तव्य की बात कही जा सकती है। स्थूल सत्य यह है कि आज की किसी भी समस्या का समाधान युवकों के सहयोग के बिना समुचित रूप से नहीं हो सकता, है ना। देख लिए हम निबंध को पढ़ने के बाद आचार्य नरेंद्र देव जी द्वारा जो निबंध है युवकों का समाज में स्थान, पढ़ने के बाद हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके समझ प्रस्तुत कर दिए। तो इसी तरह के बहुत से वीडियो आपके समझ प्रस्तुत होंगे मित्रों। अभी के लिए धन्यवाद।